नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 9 बजे रात को लाइव लेकर आते हैं घटना चक्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। डेली घटना चक्र का जो कलेक्टेड प्रश्न होता है बहुत बेहतरीन उसका हम लोग चर्चा करते हैं, जो दरोगा, सचिवालय, बीएसएससी, जेएसएससी etc महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। क्या है इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा। बात करें हम लोग अलाई दरवाज़ा तो कुतुब मीनार का मेन गेट जो है वो अलाई दरवाज़ा है। मतलब कि नहीं कहते प्रवेश द्वार, तो कुतुब मीनार का आगे जो बगल में ही एक गेट है जो प्रवेश द्वार बनता है वही अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया है। उसमें मेहराब का इस्तेमाल किया गया था जो घोड़े के नाल के आकृति का है। घोड़े के नाल का आकृति का मेहराब का मतलब कि चारों जो है से कि चतुर्भुजकार में बनाया, चौकोर बनाया गया है और उसका गेट जो है घोड़े के नाल का शेप में मेहराब का इस्तेमाल किया गया। उसका ऊपर में गुंबद लगा हुआ है जो प्रवेश द्वार है, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें हम लोग तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध प्रतापी शासक है। घोड़ा दागने का प्रथा शुरू कर रहा था, सैनिक होलिया लिखना शुरू कर रहा है, अस्थायी सेना का नींव यही रखा था। इल्तुतमिश बात करें तो गुलामों का गुलाम कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश करवाया है। इल्तुतमिश एकता प्रणाली शुरू किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी है और दास भी है। बलबन की बात करें तो गुलाम वंश के शासक है बलबन। ईश्वरीय का सिद्धांत दिया था बलबन और जिले अल्लाह का उपाधि धारण किया था बलबन। नौरोज उत्सव शुरू किया है। फारसी रीति रिवाज नौरोज है जो नया साल की तरह मनाते हैं, बलबन शुरू किया था। पैबोस और सिजदा का भी शुरुआत बलबन ही किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें हम लोग तो फिरोज शाह तुगलक सेना को जो है वंशानुगत बना दिया था। सेना को वंशानुगत बना दिया था। दिल्ली सल्तनत में नहर का जाल बिछवा दिया था। वो फिरोज शाह तुगलक शासक है। ब्राह्मण पर जजिया चार्ज किया था फिरोज शाह तुगलक। एकता प्रणाली जो शुरू किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी और पुनः प्रारंभ कर दिया था फिरोज शाह तुगलक। देखिए क्या कह रहा है। घोड़ा के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। आंसर जल्दी से बता दीजिए। अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलाई दरवाज़ा में। अलाई दरवाज़ा में मेहराब कहने का मतलब है कि चौकोर जो दीवार बना हुआ करता था, प्रवेश जो एंट्री गेट है उसी पर मेहराब का बनाया गया था। मेहराब घोड़ा का नाल का शेप का कलाकृति किया गया है, आकृति बनाया गया है, यही पूछना चाह रहा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसका निर्माण करवाने वाला शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य शुरू कराया था, शुरू कराया, बाद में इसका मृत्यु हो गया। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार में कोई रोल नहीं दिया है। आगे प्रवेश द्वार उसका माने जहाँ मेन कहीं कुतुब मीनार कहीं और है, उससे थोड़ा सा हट के है जो अलाई दरवाज़ा है, उसका निर्माण करवाया है। तो कुतुब मीनार में कोई रोल नहीं दिया। जबकि फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण में योगदान दिया है। कारण कि फिरोज शाह तुगलक के समय वज्रपात हो गया था। उस समय कुतुब मीनार 4 मंजिल थी, 4 मंजिल थी। तो ये वज्रपात होने के कारण कुछ ध्वस्त हो गया चौथा मंजिल, तो चौथा को मरम्मत करवाया। मरम्मत करा करके एक और 5वां मंजिल बनवा दिया। तो वर्तमान में 5 मंजिल है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो फिरोज शाह तुगलक पुनः निर्माण करवा रहा है। याद रखिएगा, पुनः निर्माण कौन करा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी आंसर होगा, इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने धार्मिक गुरु बख्तियार काके के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया था। निम्न से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? अभी तुरंत इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। 5वीं मंजिल का निर्माण कौन कराया था, जिसमें चर्चा कर चुके हैं। आंसर क्या होगा बाबू आपका? फिरोज शाह तुगलक FST। 5वां मंजिल का निर्माण जो ऊपर से बोले थे कि चौथा मंजिल ध्वस्त हो गया था, उसका मरम्मत भी कराया और एक मंजिल बनवा भी दिया, वो था फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में देखिए क्या होगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था, जो दिल्ली में राय पिथौरा के समीप था, वो बलबन का मकबरा। ध्यान रखिएगा।
बलबन का मकबरा दिल्ली में राय पिथौरा के समीप इसका निर्माण स्वयं बलबन करवा रहा था। ध्यान रखिए, बलबन के मकबरा का निर्माण जो है स्वयं बलबन करवा रहा है। इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया था, इसमें इस्लामिक शैली का निर्मित हुआ था। मतलब पहली बार मकबरा बन रहा है जो शुद्ध इस्लामिक, मतलब कि सिर्फ इस्लामिक परंपराओं का, सिर्फ इस्लामिक कलाकृतियों का उसमें इस्तेमाल किया गया है, वह बलबन का मकबरा दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है। ऐबक का मकबरा लाहौर में है, वहीं इसका मृत्यु हुआ था, दफनाया भी गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी हाजी बेगम बनवाई थी, इसीलिए हुमायूं के मकबरा का महबूबाना पेशकश के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक मेहराब सल्तनत कालीन कौन सा स्मारक में दिखाई देता है, स्पष्ट होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। वह बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। ये क्या है? मेहराब। मेहराब कहने का मतलब है जैसे ऐसे इस तरह का मान के चले बिल्डिंग है, बीच में जो गैप है आंगन में होता है, चारों तरफ से कमरे होते हैं और बीच में जो हॉल टाइप का जो बना होता है, जो समियाना टाइप का बना होता है, उसी को कह रहा है मेहराब। तो प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिखाई देता है? तो बलबन के मकबरा में दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसे। करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही कालानुक्रम बताएं। सही कालानुक्रम बताएं क्या इसका होगा। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। तुगलकाबाद का किला है, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। कि तुगलकाबाद का किला 1320 से 1325 में बना था। बात करें लोधी गार्डन का तो 1451 से लेकर 1526 तक आपको पता होगा कि लोधी वंश का शासन काल रहा था। तो जब भी बना होगा तो उसी के काल में बना होगा, 1451 से 1526 बना था। तो कुतुब मीनार का जो 1206 में जब ऐबक बना था शासक और 10 में मृत्यु हो गया था, तो 1206 से 1210 के तक कुतुब मीनार इसी काल में जो है से ऐबक निर्माण शुरू कराया होगा। और ये अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी का स्थापना जो किया था अकबर 1571 में किया था, और फतेहपुर सीकरी ने इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। दोनों प्रश्न अलग है। इबादत खाना जो है सभी धर्मावलंबियों के लिए एकत्रित होने के लिए बनाया था, जिसको कह सकती है आपकी धर्मशाला टाइप का एक बनवाया था, जो सभी धर्म के लोग उसमें जाते थे। वो अकबर उस पर राय विचार विमर्श करता था। तो इबादत खाना का स्थापना कर रहा था फतेहपुर सीकरी में 1575 में, लेकिन फतेहपुर सीकरी का स्थापना कर रहा 1571 में। अब देखिए कालानुक्रम में कौन पहले होगा। सबसे पहले इसमें जो होगा वो कुतुब मीनार बना था। 1206 कहाँ, 1206 से 1210 और 1320 से 1335। तो सबसे पहले कुतुब मीनार 3 से शुरुआत करेंगे। कुतुब मीनार के बाद कौन? तो कुतुब मीनार के बाद देखिए, तो कुतुब मीनार के बाद 1200 के बाद 1300 में कौन आता है? तुगलकाबाद। तो 3 के बाद 1 होगा, तो 3 के बाद 1, 2 ऑप्शन जा रहा है। उसके बाद कौन आंसर होगा? उसके बाद होगा 1451 से 1526, कहाँ 1571, यानी लोधी गार्डन जाएगा। लोधी गार्डन 2, यानी लोधी गार्डन 2, तो 3, 1, 2, उसके बाद एक बच रहा है 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी फॉर बॉल। कोई कहें कुतुब मीनार का निर्माण यदि, तो कुतुब मीनार का निर्माण चलिए 1211 से लेके 1226 तक जब इल्तुतमिश था, तो आखिर उस समय भी तो 1200 में न है। तो सबसे पहले क्या आंसर हो जाएगा? कुतुब मीनार ही होगा। अगला प्रश्न में आ जाइए क्या कहता है। करा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि या इसको महेश कहिए, महेश, दोनों मिल करके, अत्रि कवि और महेश दोनों मिल के रचना किए हैं। ये जो जैता है, इजैता जो है आपका, इजैता, इसका निर्माण किया था। और कीर्ति स्तंभ बनाने की अगर बात करें तो राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण कौन कराया था? राणा कुंभा कराया था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन था? तो अत्रि कवि कहिए या महेश कहिए। जबकि इसका निर्माण कौन किया था? जैता किया था, जैता निर्माण किया था। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में आ जाइए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आंसर हो जाएगा आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा ऑलरेडी वीणा वादक था, वीणा बजाता था राणा को। कीर्ति स्तंभ को ध्यान रखिए, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है इसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। राणा रतन सिंह को आप जानते हैं, रानी पद्मिनी के पति हैं, ये भी वहाँ के शासक है। सब शासक वहीं के हैं। अगला प्रश्न में आ जाइए। करा निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो आप जानते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में न होकर के कहाँ है, दिल्ली है, दिल्ली है। इस सुमेलित ही नहीं है। इसके अलावा भी देखते हैं जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में है, सही है। मालवा जहाज महल मालवा में है, ये भी सही है। गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये भी सही है। बात कर रहे हम लोग, सिर्फ आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। लेकिन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया है, निर्माता कौन है, निर्माता वो है ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जौनपुर में अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी निर्माण कराया था। बात करें हम लोग मालवा का जहाज महल, तो घियाउद्दीन खिलजी, खिलजी के समय, घियाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक है, उसके समय इसका निर्माण हो रहा है। गुलबर्गा जामा मस्जिद की बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह, ये कहाँ है बाबू, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। हमको लगता है आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करें, आपका कमेंट को हम देखेंगे, उस हिसाब से कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। याद रखिए, किताबुल हिंद का लेखक जो है, किताबुल हिंद का लेखक कौन है, वो है अल-बरूनी। अबू रेहान इन्हीं को कहते हैं, अबू रेहान। किताबुल हिंद जो किताब है, इसी को तहकीकात हिंद भी कहते हैं, तहकीकात हिंद, इसी पुस्तक को कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न में आ जाइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। एटा जिला, जगह है पटियाली, पटियाली, ध्यान रखिए, पटियाला नहीं, पटियाली, पटियाली एटा जिला यूपी में है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म यहीं हुआ था, एटा में, यूपी। ध्यान रखिए, अमीर खुसरो तबला का आविष्कारक किए हैं, सारंगी का यही आविष्कार किए हैं। खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के 8 सुल्तानों के शासनकाल देखा था। इनके गुरु जो निजामुद्दीन औलिया थे वो 7 सुल्तान के शासनकाल देखे थे, लेकिन अमीर खुसरो 8 सुल्तान का शासनकाल देखा था। अगर अमीर खुसरो दरबारी कवि की बात करेगा तो अमीर खुसरो दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। रहे जरूर थे बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, लेकिन अगर दरबारी कवि की बात करेगा तो दरबारी कवि किसका थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के थे। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद कहिए, अमीर खुसरो कहिए, भारत का तोता कहिए, एक ही बात है। जन्म हुआ था पटियाली में, पटियाला नहीं पटियाली, ध्यान रखिएगा, यूपी में। एटा भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, वो थे अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शैली का जनक भी यही है, शैली का जनक कौन है, अमीर खुसरो ही है। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी का भूमिका निभाई थी, चर्चा कर चुके हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है अमीर खुसरो काफ़ी प्रायोरिटी दिए थे। अगला प्रश्न में देखिए, कह रहा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अमीर खुसरो आपको चर्चा कर दिए कि बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रहे, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसके दरबार में थे, क्या आसुफदौला, नहीं, बलबन, बिल्कुल बलबन से लेकर के कहाँ तक, बलबन से लेकर के कहाँ तक, मोहम्मद बिन तुगलक तक। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बलबन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी ये मोहम्मद शाह जो है रंगीला बादशाह, मुगल बादशाह, उसके दरबार में भी नहीं रहे, ऐबक में भी नहीं रहे और आसुफदौला में भी नहीं रहे थे। तो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, क्वेश्चन पूछ दिया है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, चर्चा कर चुके हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो एक थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध रचना तुगलकनामा है। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तुगलकनामा। कहेगा तुगलकनामा कौन लिखा है? तो अमीर खुसरो लिखा है। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध रचना तुगलकनामा है। तो कवि भी हैं, इतिहासकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, तभी ना तबला का आविष्कार कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर संगीतज्ञ नहीं रहेंगे तो तबला से इनका क्या सरोकार रहेगा? सारंगी से क्या सरोकार रहेगा? तबला, सारंगी, खड़ी भाषा अमीर खुसरो का ही देन है। अगला प्रश्न में आ जाइए, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो थे अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। इससे पहले डिस्कशन में आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? हिंदी का भी उतना ही जितना फारसी का भी, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सिर्फ हिंदी फारसी का नहीं, तुर्की भाषा का भी, हिंदी, फारसी, तुर्की तीनों का सम्मिश्रण ही जानते थे। तीनों भाषाओं का अच्छा खासा प्रयोग जानते थे और तीनों में जो है रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो थे अमीर खुसरो। कह रहा है कि फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित, माने अपना कविता में भारतीय पर्यावरण के बारे में कुछ चर्चा किया था, वो कौन था? वो अमीर खुसरो था। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में आ जाइए, फैजी तो अकबर का दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? फैजी था। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासरी एक पुस्तक है, लेखक उसका कौन था? प्रश्न कह रहा है, मिन्हास-उस-सिराज। मिन्हास-उस-सिराज। ध्यान रखिए, इसमें गौरी विजय के बारे में चर्चा किए हैं। गौरी विजय के बारे में चर्चा किया गया है कि मोहम्मद गौरी कैसे आया, कैसे आक्रमण किया, जीता, उसके बारे में मिन्हाज-उस-सिराज एक किताब लिखे तबकात-ए-नासरी। उस समय के तत्कालीन शासन पद्धति के बारे में इससे जानकारी मिलता है। तो H.G. रॉबर्टी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। कौन पुस्तक का? तो तबकात-ए-नासरी का। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देता है। बर्नी भी इतिहासकार ही है। अल-बरूनी समझ ही रहे, उतना देर से पढ़ रहे आ रहे हैं। कारण निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। वो फारसी। याद रखिए, दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा कौन सा था? फारसी। यानी दिल्ली सल्तनत जो संरक्षण दिया था वो कौन भाषा को दिया था? वो फारसी को दिया था। मुगल काल में मातृभाषा था तुर्की, लेकिन राजकीय भाषा मुगल काल में भी था फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। कमेंट करके बताइए, अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग होता था किसके लिए होता था? ध्यान रखिएगा, पतंजलि जो है प्राचीन भाषा संस्कृत को अपभ्रंश कहा था और उसी समय से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। तो कह रहा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। एक में कर राजपूतों में जातीयत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्म कांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। करा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं का आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए, बिल्कुल। जो आधुनिक भारत वर्तमान कह रहे हैं, इसका जो आरंभिक काल में जो भाषा का प्रयोग होता था उसके बारे में इंगित करने के लिए प्रयोग हुआ करता था। करा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करो। मिलाना है। अब देखिए, पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं। अरे ये तो थोड़ा सा इरर टाइप का दिया है। जैसे देखिए, इसको कर लीजिए, ए यहाँ बना लीजिए, बी यहाँ बना लीजिए, सी यहाँ बना लीजिए, डी यहाँ बना लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी एक पुस्तक लिखा, इनमें से वो कौन पुस्तक लिखा है ये आपको बताना है। तो जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है तारीख-ए-फिरोजशाही। तो तारीख-ए-फिरोजशाही इसका मतलब कि 1 का 3 कहोगे में ये तो ऑप्शन ही होगा, नहीं तो ये होगा। कह रहा हसन निजामी का इसमें से कोई प्रसिद्ध पुस्तक है? जो पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो हसन निजामी का पुस्तक है
यानी ताजुल मासिर, ताजुल मासिर इसका मतलब कि बी का 4 होगा, बी का 4 होगा, बी का 4 दोनों में दे रहा है। कारण मिनहाज उस सिराज अभी तुरंत पढ़े हैं, मिनहाज उस सिराज अभी तुरंत इसके बारे में आप चर्चा किए हैं। मिनहाज उस सिराज का प्रसिद्ध रचना क्या है? तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। तो तबकात ए नासरी यानी सी का 2, सी का 2 किसमें? इसमें है, यानी ऑप्शन ये वाला छट गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक वो जो बच गया वो मिला लीजिए, कोई दिक्कत। याहिया बिन अहमद तारिक मुबारक शाही लिखे हैं, तारिक मुबारक शाही लिखे हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मिलाना इसमें भी प्रश्न, तो मिलाना है तो आप इसको पहले मिला लीजिए। पहले हम लोग इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या एरर है से इसको बना लेना है ए, इसको बना लेना है बी, इसको बना लेना सी, इसको बना लेना है डी। अब हम लोग इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो तारिक हिंद लेखक हैं, ये किताब एक लिखे हैं, वो किताब का नाम क्या है ये पूछेगा। तो तारिक हिंद का लेखक कौन है बाबू? तारिक हिंद लिखे हैं अलबरूनी। तारिक दिल्ली का लेखक है अमीर खुसरो। और रेहला हम लोग बहुत बार से चर्चा कर रहे हैं कि रेहला का लेखक इब्न बतूता है, इब्न बतूता। और तबकात नासरी अभी तुरंत मिला है कि मिनहास उस सिराज लिखे हैं तबकात नासरी। तो अब देखिए कौन से सबसे मिलेगा। तो ए का हो रहा है 3, बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है 1 और डी का हो रहा है 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3 एक एक ऑप्शन में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कृतियों को उसके लेखक से सुमेलित करके सही कूट में से उत्तर चुनिए। इसमें भी मिलाने की बात कर रहा है, इसमें मिलाने की बात कर रहा है। तो क्या होगा बाबू? इसमें सही लिखा हो, इसमें सुधारने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि हकाइक ए हिंद किताब का लेखक कौन है? हकाइक ए हिंद किताब का लेखक जो है वो अबुल वाहिद बिलग्रामी है। तहजीबुल अखलाक का लेखक कौन है? तो इब्न मिस्काविया है। कुंजुल तिजार का लेखक कौन है? तो कुंजुल तिजार का लेखक है ब्लैक अल कबायकी। जामिल हिकायत का लेखक कौन है? एगो बच गया, सदरुद्दीन मुहम औफी। ध्यान रखिएगा ये एक जनरली नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। कारण कि जनरल ये सब एग्जाम बहुत कम पूछेगा। ये आपको यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है जो पीटी का क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन कौन किया है? प्रश्न जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो भी इसका आंसर ए दे रहे होंगे अमीर हसन सिजी, वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कारण निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो है आपका सितार। आंसर क्या हो जाएगा? 4, सितार दोनों का मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन कौन किया? तो तबला का प्रचलन कौन किया? अभी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, वो अमीर खुसरो की है। तबला, सारंगी, खड़ी भाषा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक लिखने वाला जो राजा है वो है राणा कुंभा। इस संगीत मीमांसा पुस्तक लिखा था, संगीत मीमांसा एक पुस्तक लिखा था। एक और पुस्तक लिखा था संगीत राज। दोनों पुस्तक का रचना जो किया है वो राणा कुंभा किया है, वही चित्तौड़गढ़ वाला राणा कुंभा। पृथ्वीराज चौहान जान रहे चौहान वंश के शासक है, तृतीय यही शासक है जो गौरी से लड़ रहा है। जयचंद बिल्कुल नहीं, शासक है सिर्फ। ये जयचंद को भारतीय इतिहास में गद्दार कहते हैं। मानसिंह अकबर का सेनापति है। अगला प्रश्न में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन एकरा में सही है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? पंडित रावत भट्ट संगीत राज। ये गलत है, कारण कि संगीत राज अभी तुरंत चर्चा की है कि राणा कुंभा लिखा है, राणा कुंभा लिखा है, राणा कुंभा संगीत राज लिखा है। इसका मतलब कि इनका पुस्तकें नहीं है। अगला क्या ऑप्शन है? उस्ताद चांद खान रामचंद्रिका। ये भी गलत है। द्वारकानाथ भट्ट इस पुस्तक को लिखा है। इसका लेखक कौन है? द्वारकानाथ भट्ट। द्वारिकानाथ भट्ट लिखे इस पुस्तक को, तो यहाँ भी ये नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? तो पुंडरिक विट्ठल। तो पुंडरिक विट्ठल रागमाला, ये सही है।
पुंडरीक विठल रागमाला का रचना की है। अगला ऑप्शन क्या है, तो कुंभा। कुंभा कह रहा है कि राग कल्पद्रुतम, ये गलत है, कुंभा यहाँ नहीं। इसका एक्चुअली में ये जो संगीत है, ये संगीत किसका ग्रंथ है, राग कल्पद्रुतम जो है कृष्णानंद का ग्रंथ है। कृष्णानंद का ही ग्रंथ है, कृष्णानंद का ग्रंथ है, जो ये गलत है, लिख रहा है कुंभा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण खुद लिखे थे। एक लाइन में कहना चाह रहा है कि दिल्ली का कौन सुल्तान था जो अपना आत्मकथा लिखा है, वो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक अपना आत्मकथा लिखा फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक लिखा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, बाकी लोग कोई लोग अपना आत्मकथा नहीं लिख रहा। आगे चल करके मुगल बादशाह बाबर अपना आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखता है। आगे उससे भी चल करके जहांगीर लिखता है तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी का अंतिम अनुवाद मोतबिद खां करता है, जबकि तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में जो बाबर लिखा था उसको फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना करता है। अगला प्रश्न में आ जाइए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। चर्चा किए होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेल खेलते समय घोड़ा से गिर करके चौगान या पोलो, इसका मृत्यु हो गया था 1210 में। तो पोलो खेल का जो शुरुआत कर रहा है कौन कर रहा है, तुर्कों ने। ऐबक, कारण कि ऐबक क्या था, तो तुर्क था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो शासक था नासुरुद्दीन खुसरो शाह। ध्यान रखिएगा, इसको खुसरो खां के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो खां खिलजी वंश के शासक है खुसरो खां, इसी के नाम से जाना। इसके दरबार में देवी देवताओं के भी पूजा हुआ करता था। ये जो खुसरो खां है मुबारक शाह के बाद शासक बना था। मुबारक शाह के बाद शासक बना खुसरो खां। खुसरो शाह कहिए, खुसरो खां कहिए। इसके काल में देवी देवता की पूजा हुआ करता था। बाकी हिंदू के पर त्यौहार होली में भाग लेने वाला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो पहले हम लोग सुमेलित छांट लीजिए, कौन सही सुमेलित है कौन नहीं है। एक तरफ आपका यात्री दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। पहले हम लोग मिला लेते हैं, जो सही होगा उसको छांटते हैं। इब्न बतूता मोरक्को के था, यानी अफ्रीका मोरक्को कह सकते हैं आप। एमबीटी के काल में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली पहुंचा था 1333 में, जो सही है। दूसरा करा मार्को पोलो इटली के था। इटली को ही वेनिस कहते हैं, वेनिस कहते हैं। ये पांड्य शासक कुलशेखर के काल में आया था, जो सही है। अब्दुल रजाक तुर्की का, यही गलत है। ये तुर्की का नहीं था, ये ईरान के था। कहाँ के था, ईरान कहिए या फारस कहिए, ईरान कहिए या फारस कहिए। ईरान या फारस का शासक था, जो देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था अब्दुल रजाक, फारस या ईरान के यात्री। तो ये आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी। नूनिज कहाँ के था, तो पुर्तगाल के था, जो अच्युत राय के शासन काल में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहता है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। माने दस्तार बंदान के नाम से किसको जाना जाता था। तो दस्तार बंदान उलेमा को कहते थे, जो धर्म कहिए या न्याय कहिए विभाग का प्रधान होता था। इन लोग एक पगड़ी धारण करता था, क्या धारण करता था, पगड़ी। इन लोग का पोस्ट जो था नहीं होता कि हाँ स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, तो पगड़ी धारण करता था ये जो अधिकारी हुआ करता था। क्या कहते थे इसको, उलेमा कहते थे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सूफी संत जो है
गुरु को कहते थे पीर, पीर का मतलब गुरु, और शिष्य को कहते थे मुरीद। जहां निवास करते थे उनको उसको खानकाह या मठ कहते थे। ये सूफी संत के बारे में है। ये खान ऐसा कुछ नहीं है, मलिक ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न आइए, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक का मतलब एक कंपास होता है जो आपको ऐसे अगर इसको नीचे स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो एक डायरेक्शन उत्तर का लेगा और एक डायरेक्शन दक्षिण का लेगा। सीधे सीधे एक उत्तर और एक दक्षिण, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जो चुंबक का ध्रुव होगा। नॉर्थ जो उत्तर डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और साउथ दक्षिण को इंडिकेट करेगा। मतलब यह हुआ कि वही कारक दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो दिया गया था सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी 1232 से 33 में लगभग इसके बारे में जानकारी दिया था, दिशा सूचक का इस्तेमाल के बारे में। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखिए जेपीएससी का पीटी प्रश्न पूछा हुआ है, जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न में आइए, मार्को पोलो जानते हैं आप? इटली वाला था ये बाबू। इवन बतौता जानिए रहे, मोरक्को अफ्रीका वाला था। ये जान रहे निकोली कोंटी कहाँ के था? इटली के, इटली वेनिस के भी था। अगला प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं, बहादुर शाह गुजरात का शासक था, ये सही बात है। चांद बीबी अवध की शासक नहीं थी, ये अहमदनगर के और बीजापुर के, अहमदनगर और बीजापुर। बीजापुर इनका ससुराल था और अहमदनगर इनका मायके था। तो दोनों जगह जो है कि शासन की थी वो थी चांद बीबी। तो इस सुमेलित तो नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? सी। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक थी, सही है। बाज बहादुर मालवा का शासक, ये भी सही है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। कर दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है, भारत में दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किया था। उसका ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। बता चुके हैं। सबसे अंतिम वंश लोधी वंश है, सबसे पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, बराबर है। गुलाम वंश सबसे पहला वंश है, सबसे कम समय तक खिलजी वंश शासन किया है, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश शासन किया है। और सैयद वंश के जो संस्थापक था खिज्र खां, वो रैयत ए आला का उपाधि धारण किया था। बाकी सभी वंश के शासकों ने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। तो ये गुलाम वंश के शासन का अगर बात करें तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन था। खिलजी वंश की अगर बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर के 1412 तक तुगलक वंश का शासन था। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासन था। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोधी वंश के शासन है। 1451 से 1526। अंतिम 1526 में इब्राहिम लोधी अंतिम शासक लोधी वंश का है, जो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे कम समय तक की बात करें तो कौन हो गया? वो खिलजी वंश के शासन। सबसे ज़्यादा कौन? तो तुगलक वंश के शासन। आंसर क्या पूछ रहा है? सबसे कम समय तक, आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा समय तक कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अधिक समय तक ना खिलजी वंश, सॉरी अधिक वंश तक तुगलक वंश, सबसे कम समय खिलजी वंश। आईने उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। नहीं जो शासन किया था इल्तुतमिश के काल में, बाकी तीनों के शासन काल में वो देखी थी, सेवा की थी। तो ये तीनों के शासन देखा था वो, जबकि इल्तुतमिश का शासन नहीं देखा था।
अगला प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय हुआ था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। जौहर प्रथा का शुरुआत राजपूत शासक के समय हुआ था। ये जो जौहर प्रथा है इसमें क्या हुआ करता था, जैसा कि जानते हैं कि रानी पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी जो तत्कालीन सौंदर्य से परिमुख थी। अलाउद्दीन खिलजी उसको पाने के प्रयास में राणा रतन सिंह को बंदी बनाता है और किला तोड़कर अंदर जाता है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से। तब तक से रानी पद्मिनी सारे राजपूताना महिलाओं को एकत्रित करके आग लगाकर सामूहिक रूप से जल जाते हैं। तो उसी प्रथा को क्या कहते हैं? जौहर प्रथा कहते हैं, सामूहिक रूप से आत्मसात करना। तो रानी पद्मिनी शुरू की थी, राजपूतानों के काल में शुरू हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद सूरी, जो राजशेखर के दरबार में रहता था और रहा भी था। अगला प्रश्न में देखिए, सायन, आप समझ रहे, सायन और संत विद्यारण्य, ये जो विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा, नगर साम्राज्य के थे। हरिहर बुक्का नामक दो भाई को यही विद्यारण्य संत जो है और सायन मिल करके इसको हृदय परिवर्तन किए थे और शुद्धिकरण किए थे। अगला प्रश्न में कर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? मध्य प्रदेश का पीसीएस में इस प्रश्न को पूछा है, तो कह रहा है कि पनही और उपानह किस संदर्भ में मिलता है? तो जूता को कहते थे उस समय। एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जूता को कहा जाता था उस समय। अगला प्रश्न देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो किसका खेती नहीं करता था? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आंसर पर क्या हो जाएगा बाबू? मक्का का। कारण कि मक्का जो है पुर्तगाली भारत में दिए हैं, पुर्तगाली दिए हैं, और पुर्तगाली जब दिए हैं तो जाहिर सी बात है, पहला पुर्तगाली जब आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। यहाँ कह रहा है 13वीं 14वीं शताब्दी, तो 1498 हो गया आपको 15वीं शताब्दी के अंत, तो 15वीं शताब्दी, तो 13वीं 14वीं क्या हो जाएगा आंसर? मक्का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी गेहूं का होता था, चावल का होता था, कपास भी होता था, चना भी होता था, जौ भी होता था, सही है बाकी सब से। देखिए पुर्तगाली लोग जो है भारत में, गमला भी पुर्तगाली लोग दिया है, गमला, प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पुर्तगाली का देन है। आलू, तंबाकू भी पुर्तगाली का देन है। ध्यान रखिए, तंबाकू पुर्तगाली लोग ब्राजील से लेकर आए थे भारत में, और धीरे धीरे पड़ोसी को खैनी खाने के लिए सिखा दिया कि आगे चल कर को हमको खिलाएगा। आज ऐसा लत लग गया लोगों को कि खैनी छोड़ता नहीं है, और खैनियों को सब लोग अपना कहता है बुद्धिवर्धक, बीबीसी कहता है। तो अलग अलग अपना अपना अंदाज है, अपना दुनिया अपना अंदाज। आइए अगला प्रश्न में देखिए क्या होता है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ग्राम मुखिया के लिए प्रयोग हुआ करता था। ये जो आपको पट्टिकल शब्द है, मध्यकाल में ग्राम मुखिया को कहा करते थे। वैदिक में कर्म कांड में जो है ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामनी कहते थे, ग्रामनी कहते थे। यहाँ पूछ रहा है कि पट्टिकल, तो ग्राम मुखिया को पट्टिकल कहते थे जो मध्यकाल में, वैदिक काल में ग्रामनी कहते थे। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न में देखिए क्या होगा। जौनपुर नगर का स्थापना किसने किया था? जौनपुर नगर का स्थापना कौन किया था? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। जौनपुर नगर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था, अपने भाई, याद रखिए, अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में, स्मृति में, मैंने जूना खां, यह आगे चल कर बनता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के स्मृति में जौनपुर नगर का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न में आ जाइए, क्या आंसर होगा? सिकंदर लोदी है जैसे,
सिकंदर लोदी आगरा का स्थापना किया था, आगरा का स्थापना किया था, राजधानी भी बनाया था। इब्राहिम शाह सर्की झंझरी मस्जिद बनवा रहा है, इब्राहिम शाह सर्की झंझरी मस्जिद बनवा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवा रहा है। जौनपुर नगर निम्नांकित स्मृति में स्थापित किया गया था। सीधा सीधा कहना चाह रहा कि किसके स्मृति में, किसके याद में जौनपुर नगर का स्थापना हुआ था। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न कह रहा है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था, तो किसके स्मृति में किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन में नहीं मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बना लीजिए कोई। गयासुद्दीन को आप क्या कर लीजिए? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को कहते हैं हम लोग MBT। इसी के स्मृति में बनाया गया था। यानी अगर आंसर क्या हो जाएगा? एक जब कब, जब सुधारेंगे तब। कारण कि न तो फिर इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ये सब कोई नहीं। कारण कि मोहम्मद बिन के तुगलक के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इससे पहला प्रश्न आप देख चुके हैं। सर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। वो इब्राहिम शाह सर्की के समय में, इब्राहिम शाह सर्की के समय में कहते थे पूर्व का सिराज। मतलब कि काफ़ी सुदृढ़ मैंने कही कि परिपूर्ण मैंने विकास हो रहा था, इसलिए सिराज कह रहा था। अगला प्रश्न आ जाइए। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? तो था हुसैन शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की। बात करें हम लोग स्वतंत्र सर्की राज का, स्वतंत्र सर्की राज का स्थापना जो किया था मलिक सरवर किया था, मलिक सरवर। इसको पूर्व का स्वामिनी, पूर्व का स्वामिनी कहते हैं इसको, मलिक सरवर को पूर्व का स्वामिनी कहा जाता है। यह ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है, ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है मलिक सरवर को, मलिक सरवर को। जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता था, सिराज कहा जाता था। जौनपुर को 1479 ईस्वी में लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न में देखिए। अगर अभी आप मेरा चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अगर कोई भी समस्या होगा वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट हम देखेंगे और उसी की तरह से अगला वीडियो में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल ठीक शाम 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।